हम सब जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो मन है वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है ना। ओवर थिंकिंग मतलब जो हमारा दिमाग है, हमारे जो मन की जो गति है, वो हमारे नियंत्रण से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। अब कोई भी चीज अगर आपके नियंत्रण से बाहर होती है तो वो चीज आपको क्या देती है, तकलीफ देती है। आप अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर वो आपके नियंत्रण से बाहर है, एक्सीडेंट होगा, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर वो आपके नियंत्रण से बाहर है, आप किसी घोड़े पे बैठे उस घोड़े को चला रहे हो, अगर वो आपके नियंत्रण से बाहर है तो वो आपको क्या देगा, तकलीफ देगा। जो भी चीज आपके नियंत्रण से बाहर होती है वो आपके भीतर एक डर पैदा करती है, आपके भीतर एक अनसर्टेनिटी पैदा करती है, आपके भीतर भय पैदा करती है। और जब भी भय होता है, जब भी डर होता है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर आप जिस कार्य को कर रहे होते हो उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाते। आपको उस कार्य का जो आनंद मिलना होता है वो आनंद आपको नहीं मिल पाता। यही सेम चीज हमारे जीवन के अंदर भी होती है कि जब हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपने जो डे टू डे जीवन को जब हम जी रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर हमारे मन की जो गति है वो अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे अगर कंट्रोल में नहीं है, अगर वो ओवर थिंकिंग में है, तो फिर मन के साथ में भी हमारे भीतर क्या पैदा होता है, भय पैदा होता है, अनसर्टेनिटी पैदा होती है, तकलीफ पैदा होती है, एक्सीडेंट हो जाने का डर लगता रहता है। और इस कारण से जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हो, जो आप कार्य कर रहे होते हो, फिर आपको उस कार्य के अंदर मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो आनंद आए, डर ना लगे, मजा महसूस हो, मस्ती महसूस हो, ये तभी पॉसिबल है जब मन की गति है वो क्या हो, स्थिर हो। मन की जो गति है वो नियंत्रण में हो। आपने आप जिस तरह से चाह रहे हो उस दिशा में आपका अगर मन जा रहा है, जहां आप ले जाना चाह रहे हो उस दिशा में अगर मन जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है। ये जो नियंत्रण है ये आपको क्या देता है, आनंद देता है। ये जो नियंत्रण है ये आपको मस्ती देता है, मजा देता है। जब आप गाड़ी सीख रहे होते हो, जब तक गाड़ी आपके सीखने में नहीं आ जाती, सीखने का मतलब क्या है, वो आपके नियंत्रण में नहीं आ जाती, तब तक आपको डर लगता रहता है, तब तक आपको घबराहट होती है, तब तक आपको बेचैनी होती है। लेकिन जैसे ही वो आपके नियंत्रण में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, आपका और गाड़ी का जुड़ाव हो जाता है। आपके भीतर एक ड्राइवर की कॉन्शियस पैदा हो जाती है। और जैसे ही आपके भीतर एक ड्राइवर की कॉन्शियस पैदा होती है, तो फिर वही गाड़ी आपको क्या देती है, आनंद देती है। वही गाड़ी आपको क्या देती है, मस्ती देती है, मजा देती है। तो हमें अपने इस मन की जो ओवर थिंकिंग है, जो अनियंत्रित जो गति है, इसको हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे इस ओवर थिंकिंग को खत्म करें, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक आप कारण को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे, तब तक हम इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस ओवर थिंकिंग को नॉर्मल नहीं कर पाते। अच्छा, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है, गति, है ना, अनियंत्रित गति। अच्छा, गति कब होती है, जैसे पानी की गति है, पानी की गति भी क्यों होती है, जब दो जगह पर पानी के स्तर के अंदर क्या आए, अंतर आए, तो पानी की क्या होती है, गति होती है। पानी ऊंची जगह से किस तरफ बह रहा होता है, नीचे की साइड में बह रहा होता है। जब डिफरेंस क्रिएट होता है, तो जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है तो पानी की क्या होती है, गति होती है। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसमें क्या होती है, एक बहुत ज्यादा अनियंत्रित क्या हो जाती है, गति हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा होता है। वो गति क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है ना, एयर की डेंसिटी में डिफरेंस हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या पैदा करता है, एयर के अंदर गति पैदा करता है। तो अगर हमारे मन के अंदर भी अगर विचारों की गति है, तो इसका मतलब मन के अंदर भी क्या है, डिफरेंस है। मन के अंदर भी क्या है, अंतर है। मतलब मन के अंदर दो पैरामीटर्स बने हुए हैं, एक तो कम वाला और एक ज्यादा वाला। ये जो दो पैरामीटर्स है, इन दो पैरामीटर्स के कारण ही क्या हो रही है, हमारे मन के अंदर गति हो रही है। अच्छा, ये दो पैरामीटर्स कौन से, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। हमारे मन की दो अवस्थाएं हैं। एक तो जब हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो इस दुनिया को जो देखने का नजरिया, हमारा जो खुद को देखने का नजरिया, हमारा अपने भविष्य को देखने का नजरिया, हमारे अपने अतीत को देखने का नजरिया,
अगर ये नजरिया जो है वो अधूरेपन का है ना, ये कमजोर का है। एक तो ये है हमारा नजरिया कि हम अपनी लाइफ को अधूरा देखते हैं, हम अपने आप को कमजोर देखते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर देखते हैं। ये हमारा क्या है, जीवन को देखने का नजरिया। दूसरा हमारा नजरिया क्या है, दूसरा है हमारा पूर्णता को देखने का नजरिया, जो हमारा ताकतवर वर के तौर पे अपने आप को देखने का नजरिया, अपने आप को सुपीरियर जो देखने का नजरिया, अपने जीवन को परिपूर्ण देखने का नजरिया, अपने फ्यूचर को परिपूर्ण देखने का नजरिया, अपने अतीत को परिपूर्ण देखने का नजरिया, अपने आसपास सब चीजों को परिपूर्ण देखने का नजरिया। जब हमारे भीतर ये वाला नजरिया होता है, परिपूर्णता वाला नजरिया होता है, तो आप जिस जगह पे होते हो आप उसी जगह पे होते हो, जिस कार्य को कर रहे होते हो आप उसी कार्य को कर रहे होते हो। क्योंकि ना तो आपको किसी प्रकार के अतीत के इवेंट से शिकायत है, क्योंकि सब कुछ क्या था, ठीक ही था। जब सब कुछ ठीक था, जब सब कुछ परफेक्ट था, जब परिपूर्ण था, जब सब कुछ सुपीरियर था, तो हमें अतीत के किसी भी इवेंट से कोई तकलीफ नहीं है। भविष्य में भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है, तो हमें भविष्य से भी कोई तकलीफ नहीं है। वर्तमान में मैं जो कर रहा हूं वो एकदम परफेक्ट तरीके से, जो परिस्थितियां मिली है उन परिस्थितियों के हिसाब से मैं सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूं, तो फिर मन को कहीं पर बहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे मन का जो परसेप्शन बना हुआ है, मेरा जो कॉग्निशन बना हुआ है, अगर ये अधूरेपन का है, अगर ये कम का है, अगर ये इंफीरियरिटी का है, तो यहां पर इन दो परसेप्शंस के बीच में क्या पैदा हो गया, डिफरेंस पैदा हो गया। अब डिफरेंस पैदा हो गया, मन किसकी साइड में जाना चाहता है, हायर साइड में जाना चाहता है। तो ये जो डिफरेंस पैदा हो गया, इस डिफरेंस के कारण हमारे भीतर क्या पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है। क्योंकि मन क्या है कि किसकी साइड रहना चाहता है, परिपूर्णता की साइड रहना चाहता है। और हमने अपना जो परसेप्शन, अपने भीतर के अंदर जो परसेप्शन बिठा रखा है, वो कौन सा बिठा रखा है, अधूरेपन का, कमजोर का, इंफीरियर का। हमने अपने अंदर क्या बना रखा है, परसेप्शन बना रखा है, अपना कॉग्निशन बना रखा है। अपने जो सोचने समझने का जो तरीका है, उसको हमने क्या कर रखा है, अधूरेपन की साइड में कर रखा है। तो मन की गति आएगी ही जब तक आपका मन यहां से यहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये मन की क्या होती रहती है, गति आती रहती है। तो इस गति को रोकने के, इस गति को कम करने के कई सारे हम उपाय अपने हिसाब से अपनाते हैं। वो उपाय टेम्पररी सॉल्यूशंस के तौर पे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हमें पूरी तरह से राहत नहीं देते। अच्छा, क्या क्या उपाय हम अपनाते हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने मन को समझा लेते हैं, हम अपने आप को राजी कर लेते हैं, और वो जो राजी करना है वो हमें हमेशा के लिए किसके अंदर डाल देता है, ओवर थिंकिंग के अंदर डाल देता है। क्योंकि अगर आप अपने भीतर इस कमी को महसूस कर रहे हो, आप अपने भीतर इस अधूरेपन को महसूस कर रहे हो, आप अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रहे हो, तो इसके साथ में आप सुख महसूस नहीं कर पाते। आप हमेशा पेन महसूस करते रहते हो, दुख महसूस करते रहते हो, आप हमेशा कमी महसूस करते रहते हो। जैसे मान लो मुझे यूं लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं, अगर मैंने ये अपने भीतर मान रखा है तो मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो मुझे उसके साथ में अच्छा फील नहीं होता। क्योंकि मन किसके साथ में रहना चाहता है, खूबसूरती के साथ में रहना चाहता है। क्योंकि खूबसूरती का पैरामीटर हाई कर रखा है, तो मन बार बार किसकी तरफ भागता है, खूबसूरती की तरफ भागता है। मन किसकी तरफ जाता है, अति की तरफ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। तो मैं क्या क्या उपाय अपनी तरफ से अपनाता हूं, उसको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी उपाय में हम अपनी भी गलती कर रहे होते हैं, जिसके कारण से हम अपने इस अधूरेपन के परसेप्शन को हम क्या नहीं कर पा रहे होते, ठीक नहीं कर पा रहे होते, नॉर्मल नहीं कर पा रहे होते। इसके कारण से हम ओवर थिंकिंग से मुक्त नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है कि मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, मेरा जीवन तो ऐसे ही रहने वाला है, मेरा जो जीवन है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, मेरे जो मन की अवस्था है वो वैसी ही रहेगी।
मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन ये अधूरा, ये कमजोर, ये इंफीरियर, ये तो इंफीरियर ही रहेगा। अगर मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, है ना, अगर मैं इस बात को मान लेता हूं, तो मैं हमेशा इसके साथ में रहूंगा। तो इसके साथ में रहूंगा तो मन हमेशा किसकी तरफ भागता रहेगा? इसकी तरफ भागता रहेगा। तो मुझे हमेशा क्या फील होता रहेगा? दुख महसूस होता रहेगा, पेन महसूस होता रहेगा, ओवर थिंकिंग महसूस होती रहेगी, डर लगता रहेगा। तो हम अपने आप को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि नहीं, हम में कमियां हैं, हम कमी ही रहेंगे, है ना। मेरा जो ये परसेप्शन है, मेरा जो जीवन है, वो दुखों का घर ही है। बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करके मेरे पास में आते हैं कि सर, मन तो देखो दुखी ही रहना है ना। संसार में किसको पूरे सुख मिलते हैं, किसको पूरा आनंद मिलता है? तो हम इस बात के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं? राजी कर लेते हैं। इस अधूरेपन के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं? राजी कर लेते हैं। लेकिन अधूरेपन के लिए अपने आप को राजी कर लेने से, अधूरेपन को स्वीकार कर लेने से मन की गति नहीं मिटती, क्योंकि अभी भी दो है मन में। अगर दो है तो मन तो भागेगा, मन तो जाएगा। अच्छा, ये भी हम कैसे राजी कर लेते हैं? ये भी हम अपने आसपास जो लोग होते हैं उनकी बातें सुनकर अपने आप को क्या कर लेते हैं? राजी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह की ही बातें कर रहे होते हैं कि नहीं, कोई सुखी रह ही नहीं सकता, कोई अपने भीतर परिपूर्णता को प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई अपने इस मन को समझ नहीं सकता, कोई अपने इस मन को सही नहीं कर सकता। तो हम उनकी ऐसी बातें सुनकर हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? राजी कर लेते हैं। तो ये जो राजी करना है, अपने मन के इस अधूरेपन को स्वीकार करना, ये क्या करता है कि ये हमें हमेशा के लिए किस साइड में रख देता है? पेन के साइड में, दर्द के साइड में, हमेशा हमें अधूरेपन के साइड में रख देता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं क्या अपनाता हूं? ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये हमेशा के लिए आप किस में रहते हो? ओवर थिंकिंग में रहते हो, क्योंकि अभी भी दो है। अगर मन में कहीं पर भी डिफरेंस है, अगर मन में दो है, तो तकलीफ होगी ही होगी, पेन होगा ही होगा। दूसरा क्या है सॉल्यूशन? यहां पर मैं क्या अपनाता हूं कि अच्छा, मुझे लगता है कि भाई मेरा जो जीवन है वो अधूरा है, मेरा जो जीवन है वो कम है, तो मैं इस बात को दबाने की कोशिश कर लेता हूं। अच्छा, दबाने की कोशिश किस तरह से? मुझे यूं लगता है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं, तो मैं बाहर से खूबसूरती एक्वायर करने की फिर कोशिश करूंगा। अच्छा, बाहर से खूबसूरती किस तरह से एक्वायर करने की कोशिश करूंगा? मैं अपने चेहरे को बहुत ज्यादा मेकअप से ढकने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे भीतर का जो कमी मुझे महसूस हो रहा है, उस कमी को मैं किससे ठीक कर लूं? मेकअप के आधार पर क्या कर लूं? ठीक कर लूं। आप देखिए, जैसे बड़े बड़े जो हीरो है, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, तो वो अंदर से तो क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बाहर से वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? जवान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस जवान दिखाने की कोशिश के अंदर वो क्या करते हैं? खूब सारा मेकअप कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि अपने इस अधूरेपन को सही करने के लिए, अपनी इस कमी को सही करने के लिए, मैं मेकअप का सहारा लेता हूं। अच्छा, शायद कोई अच्छे अच्छे ब्रांड का कपड़ा पहनूंगा ना, तो मैं क्या दिखूंगा? बहुत बढ़िया दिखूंगा। अभी मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा कलर अच्छा नहीं है, तो इस कलर को सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो कलर को गोरा कर सकता है उनकी दिशा में मैं भागूंगा। मेरा आउटलुक सही नहीं है, तो मैं और ब्रांडेड, और बड़ी बड़ी चीजें, और ब्रांड के कपड़े, और ब्रांड के एसेसरीज, मोबाइल, ये सब यूज करने की क्या करूंगा? कोशिश करूंगा, ताकि मेरे मन का अधूरापन क्या हो? खत्म हो। तो मैं क्या करता हूं कि अपने इस अधूरेपन को दबाने की कोशिश करता हूं। दबाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक महिला मेरे पास में आई, उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैंने क्या है कि बहुत बड़ा मकान बनाया, लेकिन फिर भी मुझे उसके अंदर मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बड़ा मकान बना देने से आपके मन का बड़प्पन थोड़ी हो जाएगा। आनंद तो किससे मिलेगा? जब इस कम से आप इस अति की तरफ आओगे, इस अधिकता की तरफ आओगे, इस ज्यादा की तरफ आओगे, वो भी मन से आओगे, है ना। अगर आपका मन यहां से यहां आएगा तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन मैं यूं सोचूं कि नहीं, मैंने बड़ा मकान बना लिया, तो अब मुझे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मस्ती आएगी, बड़ा मजा आएगा, तो मैंने क्या किया है कि अपने इस अधूरेपन को क्या किया है? दबाया है। अगर आप बाहर से कुछ भी बड़ा कर रहे हो और उसके साथ में अगर आपके मन के भीतर का बदलाव नहीं हो रहा, आपका मन अगर इस अधूरेपन से इस अति की तरफ नहीं आ रहा, इस पूर्णता की तरफ नहीं आ रहा, तो आपको ओवर थिंकिंग से
रोक नहीं सकता कोई। आपको मन को कम फील करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने इस चीज को दबा लिया। अच्छा, इस दबाव के बाद में कोई भी अगर आपको इस अधूरेपन की याद दिलाता है, क्योंकि मैंने क्या किया कि दबा के भूल गया कि भाई मैं अंदर से क्या हूं, इंफीरियर हूं, मैं क्या हूं, कम हूं। तो मैंने क्या किया कि बड़ा मकान बना के अपने इस अधूरेपन को क्या कर दिया, ढक दिया। लेकिन जैसे ही किसी दिन मेरा ध्यान जाएगा कि मेरे आपास में किसी और का मुझसे भी बड़ा मकान बन गया, तो ये जो मैंने दबाया था वो दबाना काम करेगा नहीं। मुझे वापस किसकी याद आएगी, अपने अधूरेपन की याद आएगी। तो जब मुझे मेरे अधूरेपन की याद आएगी, फिर से मुझे क्या होगी, तकलीफ होगी। मैंने कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेके अपने इस अधूरेपन को ढकने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये कोशिश चल रही है तब तक तो ठीक है, जब तक मुझे ये बात याद नहीं आ रही, मैंने दबा रखी है। लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे ही ग्रुप के अंदर किसी ने मुझसे भी ज्यादा बड़ी गाड़ी ले ली है, तो मुझे वापस किसकी याद आएगी, अपने इस अधूरेपन की, अपने इस इंफीरियरिटी की। और ये जब याद आएगी तो ये वापस से मेरे भीतर क्या पैदा करेगी, ओवर थिंकिंग पैदा करेगी। मेरे भीतर क्या पैदा करेगी, तकलीफ पैदा करेगी, पेन पैदा करेगी। मैंने अपने इस दबाने की प्रक्रिया को, अच्छा दबा भी कैसे लेते हैं, क्योंकि हम राजी हो जाते हैं। दूसरे लोग जो हमें बता रहे होते हैं सॉल्यूशन कि अच्छा ये इसको मकान बना दो, ये कर दो, वो कर दो, शायद इससे ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लोगों के सजेशंस आते हैं, हम उनकी बातें सुनकर उन सब चीजों के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, राजी कर लेते हैं। और ये जो राजी किया हुआ तरीका है हमारा, जब तक वो तरीका चल रहा होता है, जब तक वो सॉल्यूशन जो है वो इफेक्टिव रहता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा उससे हमें कोई चीज दिखती है जिससे हमारा जो दबाना है वो हटता है, तो वापस हमारा जो ध्यान है वो हमारी कमी की तरफ जाता है, हमारी कमजोरी की तरफ जाता है। तो वापस से हमें क्या होने लग जाती है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। अच्छा, तीसरा तरीका हम क्या यूज करते हैं कि ये जो हमारा अधूरापन है ना, इसको हम भूल ही जाए, याद ही ना, है ना। तो भूलने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो नशे का सहारा लेते हैं। ठीक है, कई लोग हमें सलाह दे देते हैं कि अच्छा ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन मत ले, 2 पैक मार ले। हम क्या कर लेते हैं, नशे का सहारा ले लेते हैं। ये नशे का सहारा जो है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है ना। तो जैसे ही आपके सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ होती है, तो आपका जो ध्यान आपके अपने अधूरेपन की तरफ जा रहा है, अपनी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ध्यान जाना बंद हो जाता है। अच्छा, आपने इस चीज को क्या कर दिया, दबा दिया, आपने इस चीज को भुला दिया कि मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, याद ही नहीं है, तो फिर ये डिफरेंस क्या हो गया, टेम्पररी टाइम के लिए खत्म हो गया। तो जब तक उस नशे का असर भीतर है, तब तक तो क्या फील करोगे, अच्छा फील करोगे। लेकिन जैसे ही उस नशे का असर खत्म होता है, वापस से ये चीज जैसे ही याद आती है, वापस से तकलीफ चालू हो जाती। तो या तो 24 घंटे किसे में रहो, नशे में रहो। अब 24 घंटे अगर नशे में रहोगे, तो वो जो नशा है जो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, जो आपके न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, शिथिल कर रहा है, आपके सोचने समझने की क्षमता को क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो वो आपके भीतर शारीरिक तौर पर बहुत सारी क्या कर देता है, प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है। तो कुछ लोग नशे को एज ए सॉल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या है उनका, टेम्परेरी। जैसे ही उसका असर खत्म, वापस से वही प्रॉब्लम्स, वापस से वही तकलीफ। सर रात को 2 पैक मारता हूं, नींद आ जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप इस बात को क्या हो गए, भूल गए। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का टेम्परेरी सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन क्या है, हमें जो दूसरे लोग हमें जो दे देते हैं, उनकी बातों से हम क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन ज्यादा हो रही है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो पैक मार लो। कोई ना कोई नशा हमें हमारे आसपास वाले क्या कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। वो जो सजेशन है, उस सजेशन के प्रति हम क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, क्योंकि तकलीफ में होते हैं। और उसके चक्कर में हम किस गलत राह पे चले जाते हैं, नशे वाली गलत राह में चले जाते हैं। लेकिन ये भी कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं। अब इसको अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और वो बढ़ी हुई मात्रा फिर आपके शरीर को और ज्यादा क्या करती है, नुकसान करती है। चौथा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या अपनाता हूं कि मैं कुछ ऐसे लोगों की बातों से भी राजी हो जाता हूं जो मुझे ये कहते रहते हैं कि तुम क्या हो, बहुत बड़े हो, तुम क्या हो, एकदम परफेक्ट हो, तुम क्या हो, परिपूर्ण हो। ये मानो, अपने आप को बार बार ये बताओ कि तुम क्या हो, परिपूर्ण हो, परफेक्ट हो। अच्छा, भीतर तो क्या है, अधूरापन। ऊपर से मुझे क्या चिपकाया जा रहा है कि मैं क्या हूं, परफेक्ट हूं, मैं क्या हूं, परिपूर्ण हूं। ये जो परिपूर्णता जो मेरे अंदर
कि नहीं है, जो लोगों के कहने से मैं अपने भीतर क्या फील कर रहा हूं, अच्छा फील कर रहा हूं। तो जब तक वो कहने वाले हैं तब तक तो मुझे क्या फील होगा, अच्छा फील होगा, तब तक तो मुझे क्या होगा, बेहतर फील होगा। जैसे ही मैं उनका कहना, जो वो मुझे बोल रहे हैं, उसको मैं सुनना बंद करता हूं, फिर से मुझे क्या होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि सर ये सुनते रहते हैं, ये ध्यान करते रहते हैं, ये चैंटिंग करते रहते हैं, ये नाम लेते रहते हैं, तब तक तो हमें क्या लगता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज को छोड़ते हैं, फिर से हमें क्या होने लग जाती है, तकलीफ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये सब चीजें कर रहे होते हो, तब तक आपका ध्यान यहां से क्या हो जाता है, हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। अच्छा, वो योगा और मेडिटेशन करके भी आप क्या कर रहे होते हो, अपने आप को डाइवर्ट कर रहे होते हो, क्योंकि योगा और मेडिटेशन का वास्तविक जो मतलब है वो कोई डाइवर्जन नहीं है। योगा का मतलब क्या, योग हो जाना। योग का मतलब इस पूरे प्रकृति के साथ में, इस पूरे अस्तित्व के साथ में आपका क्या हो गया, योग मतलब जुड़ाव हो गया। जुड़ाव कब हो सकता है, जब अस्तित्व जिस परिपूर्णता के साथ में है और आपके मन के भीतर भी वही परिपूर्णता है, तो दो परिपूर्ण चीजें आपस में क्या करती है, जुड़ती है। लेकिन यहां पे तो क्या है, अधूरापन है। तो इस अधूरेपन के साथ में, इस अस्तित्व के साथ में आपका जुड़ाव नहीं हो पाता। मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान। ध्यान किसमें, वर्तमान के अंदर। वर्तमान के अंदर ध्यान तभी हो सकता है जब आपका योग हो गया। और योग कब होगा, जब पूर्णता के अंदर हमारा क्या नहीं हो पाता, अपने प्रेजेंट में नहीं आ पाता। तो हम जो योगा और मेडिटेशन जो शुरुआती ये जो कर रहे होते हैं, ये सिर्फ हमारा एक प्रकार का क्या है, डाइवर्जन टेक्निक है। वास्तविक योग और वास्तविक जो ध्यान है वो तो कब होगा, जब हम अपने भीतर परिपूर्णता वाले परसेप्शन तक आएंगे, परिपूर्णता वाले कॉग्निशन तक आएंगे। तो हम इस बात से भी राजी हो जाते हैं, जब तक हम दूसरों की बातें सुन रहे होते हैं, तब तक हम अपने भीतर भी क्या महसूस कर रहे होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही उनका बोलना बंद होता है, जैसे ही उनकी बातें खत्म होती है, जैसे ही हमारे कानों तक उनके शब्द बंद होते हैं, तो वापस से हमारा ध्यान किस पे जाता है, हमारी कमी की तरफ जाता है, हमारी कमजोरी की तरफ जाता है, हमारी इंफीरियरिटी की तरफ जाता है। और वो वापस से हमें क्या देती है, तकलीफ देती है। इन सब चीजों के लिए हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, राजी कर लेते हैं। और ये जो राजी करना है, ये हमें किस में डाले रखता है, ओवर थिंकिंग के अंदर डाले रखता है। क्यों? क्योंकि इन सब से आप यहां से यहां आए ही नहीं। अगर आप यहां से यहां आएंगे नहीं, तो आपके भीतर की जो परिपूर्णता वो कभी आपको मिलेगी नहीं। जब भीतर की परिपूर्णता मिलेगी नहीं, तो हम इस ओवर थिंकिंग से बच नहीं पाएंगे, इस दर्द से बच नहीं पाएंगे, इस पेन से बच नहीं पाएंगे, इस डर से, इस इनसिक्योरिटी से हम बच नहीं पाएंगे। तो हमारा जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, परमानेंट सॉल्यूशन ये होगा कि ये जो हमारा अधूरापन है, ये हमारा क्या हो, खत्म हो। अधूरापन कब खत्म होता है, जब मैं अपने भीतर की जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों को क्या कर पाऊं, पहचान पाऊं, उन कमियों को क्या कर पाऊं, आइडेंटिफाई कर पाऊं। या तो मैं क्या कर लूं, जैसे मुझे 12th के अंदर पास होना है, तो पास होने के दो तरीके हैं। या तो मैं बाहरी तरीके अपनाऊं कि नक्कल कर लूं, मास्टर जी से सेटिंग कर लूं, जो मार्कशीट है उसको खरीद लूं, लेकिन उससे मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सब क्या है, बाहरी सॉल्यूशंस है। उसी तरह से ये भी क्या है, सारे बाहरी सॉल्यूशंस है। वास्तविक सॉल्यूशन क्या है, वास्तविक सॉल्यूशन तो ये कि जो 12th का कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं सही तरीके से समझ लूं, उसको अच्छे से पढ़ लूं, उसको अपने भीतर अच्छे से उतार लूं। तो फिर मुझे किसी भी प्रकार के बाहरी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर अब क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है। मेरी जो कॉन्शियस है वो 12th के मेरी जब कॉन्शियस 12th के स्तर तक उठ जाएगी, क्या मुझे 12th का एग्जाम देते टाइम डर लगेगा क्या, क्या मुझे घबराहट होगी क्या, क्या मेरा ध्यान इधर उधर हटेगा क्या, मेरा ध्यान कहां रहेगा, वहीं रहेगा, 12th के अंदर रहेगा, है ना, एग्जाम के अंदर रहेगा, ना मेरा पास्ट में ना मेरा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर क्या है, परिपूर्णता। तो मेरा उस मोमेंट के साथ में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और योग हो गया तो उसी मोमेंट में मेरा क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। लेकिन अगर मैं ये नक्कल वाले जितने भी तरीके अपना रहा हूं, तो मेरा ध्यान उस मोमेंट में नहीं रहेगा, उत्तर लिखने में नहीं रहेगा। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस है, ये क्या है, हमारे बाहरी रेडीमेड सॉल्यूशन, जिसको मैं पैसिव सॉल्यूशंस बोलता हूं। और हमें अगर इस ओवर थिंकिंग को खत्म करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिव सॉल्यूशंस की। और एक्टिव सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लर्न करना, सीखना 12th के कंटेंट को,
उसी तरह से मन के गणित को अच्छे से सीखना, अपनी कमियों को अच्छे से सीखना, उनको पहचानना कि किस वजह से मेरा परसेप्शन जो है वो अधूरा है, मेरा जो परसेप्शन है ये अधूरेपन का है, ये किस तरह से है ना, उसको पहचानना। क्योंकि उसको जब तक आप नहीं पहचान पाओगे तब तक आप अपने इस परसेप्शन को अपलिफ्ट नहीं कर पाओगे। हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जब तक वो गलतियां, जब तक वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक हम इसको सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां से यहां कोई भौतिक रास्ता नहीं है, कोई बाहर का कोई ऐसा दूरी नहीं है कि यहां से मुझे जयपुर जाके ट्रेवल करना है, लो सर ठीक है गाड़ी किया और मैं वहां तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है। हम जहां हैं वहीं पर ही हमारे भीतर क्या पैदा होगी, परिपूर्णता पैदा होगी। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे परसेप्शन की। और ये तभी पैदा होगी जब आप चीजों को सही तरीके से सीखते हो, सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, सही तरीके से समझते हो। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप 12th के कंटेंट को समझोगे नहीं, आप खाली उसको रट लेते हो, तब भी आपके भीतर का डर खत्म नहीं होता। उसको समझना पड़ता है, उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ता है, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है। और उन एक्सरसाइज का जब आप अभ्यास करते हो, उनका जब आप प्रैक्टिसेस करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या होता है, ज्ञान की शक्ति पैदा होती है। और वो शक्ति आपको इस कमजोरी से किसकी तरफ लेके आती है, ताकतवर की तरफ लेके आती है। वो आपको इस इंफीरियरिटी से किसकी तरफ लेके आती है, सुपीरियरिटी की तरफ लेके आती है। वो आपको इस अधूरेपन से परिपूर्णता की तरफ लेके आती है। और जो अपने भीतर परिपूर्णता महसूस करता है, परम महसूस करता है, उसी को अपन परमात्मा बोलते हैं। और जिसके भीतर अधूरापन है, मतलब वो परमात्मा तक पहुंचा नहीं। और जो परमात्मा तक पहुंचा है वो इस पूरी प्रकृति के साथ में क्या होता है, कनेक्ट होता है, इस पूरे अस्तित्व के साथ में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जो इस परिपूर्णता तक पहुंचता है वो महान होता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। मतलब आत्मा और महान, मतलब इसी का एक क्या है, सुपीरियर फॉर्म। तो उसको हम क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। जो परिपूर्णता तक पहुंचता है उसी के भीतर शांति होती है, उसी के भीतर शक्ति होती है, उसी के भीतर ठहराव होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, संत बोलते हैं। लेकिन संत कोई बाहरी कपड़े पहनने से, माला पहनने से नहीं, संत भीतर का, जिसने अपने भीतर परिपूर्णता ले आया, जो अपने विचारों में ठहराव ले आया, जो अपने भीतर मन के अंदर शांति ले आया, जो स्थायित्व ले आया, जो बाहर कुछ भी गड़बड़ रहा उससे अब बिगड़ नहीं रहा, वो ठहरा हुआ है। मतलब उसने अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो ये यहां से यहां तक की जो यात्रा है, उसके लिए हमें इसको पहचानना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसको पहचानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी के अंदर क्या है, आपका अधूरापन किस तरह का है उसको पहचानना। उसको पहचानने के लिए हम कैसे पहचाने कि हमारा अधूरापन क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थॉट सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं। कि हर दिन हम अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करके, हम पिछले 3-4 घंटे के दरमियान मेरे भीतर क्या क्या बदलाव हुए, उन बदलावों को मैं क्या कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं। उन बदलावों को क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। कौन सा ऐसा विचार है जो मुझे क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अच्छा, फिर वो जो विचार आ रहा है, वो विचार सही है तो उसका मेरे पास में प्रूफ क्या है, उसका मेरे पास में एविडेंस क्या है। मैं उन सारे विचारों को क्या कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरा जो कॉग्निशन वाला पार्ट है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। और उन विचारों के अनुरूप मैं बिहेवियर, मतलब मेरे एक्शंस भी ले रहा होता हूं। क्योंकि बिना एक्शन के कॉग्निशन का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका मन मानेगा नहीं, आपके भीतर ताकत पैदा नहीं होगी। आपका मन तो बहल जाएगा लेकिन ताकत पैदा नहीं होगी। ताकत पैदा करने के लिए तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी परिवर्तन आपके भीतर आ पाएगा। तो सीबीटी के अंदर हम एक तो अपने कॉग्निशन पे काम करते हैं, अपने सोचने समझने के तरीके के ऊपर, कि मेरे भीतर कौन सा अधूरापन है, मेरे भीतर कौन सी कमी है, मैं किस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा, किस तरह की इंफीरियरिटी मेरे भीतर महसूस करता हूं। इसके कारण से मुझे निर्णय लेने में कंफ्यूजन होते हैं, इसके कारण से मुझे क्या होता है, डाउट्स होते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस, इधर रहूंगा तो कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, डाउन रहेगा, इधर रहूंगा तो हमेशा डाउट रहेंगे। और छोटी छोटी चीज में मुझे क्या होगा, शंका पैदा होगी, करूं या ना करूं, लूं या ना लूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमेशा इधर क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन इधर आऊंगा तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, एकदम क्लियरिटी, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। आराम से आप क्या ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो है, इसके अंदर क्या लगता है, समय लगता है सीखना और फिर उसके ऊपर कार्य करना। तो जैसे जैसे हम सीख कर कार्य करते हैं सीबीटी के ऊपर, धीरे धीरे हम अपने अपडेटेड वर्जन की तरफ, अपने अपडेटेड कॉग्निशन की तरफ, अपने परिपूर्णता वाले
कॉग्निशन की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो हमारा मन का ये जो दो वाला बदलाव है, ये बदलाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी को जो शास्त्रों के अंदर द्वैत बोलते हैं। द्वैत का मतलब क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ होना। और जब दो हिस्सों में कोई भी चीज बटती है तो उन दोनों हिस्सों में क्या होता है, खींचतान होता है। जब दो सिरों से रस्सी को खींचा जाता है तो क्या पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। तो हमारे मन में भी अगर दो ध्रुव बने हुए हैं तो हमारे मन में भी क्या पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, एंजाइटी पैदा होगा। तो इस तनाव, इस टेंशन, इस एंजाइटी को खत्म करने का तरीका क्या है, इन दो को खत्म कर देना। इन दो को क्या कर देना, खत्म कर देना। तो जब आप इस द्वैत से अद्वैत तक आते हो, अद्वैत का मतलब क्या है, इन दोनों को खत्म करके क्या हो गया, अब एक हो गया। जब एक हो गया मतलब वो क्या हो गया, फाइनल वाला एक हो गया, परिपूर्णता वाला एक हो गया। जब हम इस तरफ आ गए, इस द्वैत से अद्वैत तक आ गए, तो ये क्या करता है, हमारे मन की गति को शांत कर देता है, हमें क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। जब तक दो है ना, जब तक डुअलिटी है तब तक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये डुअलिटी नहीं है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब आप गाड़ी चलाना नहीं जान रहे होते हैं ना, तब तक डुअलिटी होती है। आप अलग होते हो, गाड़ी अलग होती है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आपको अपने में और गाड़ी में कोई अंतर नजर नहीं आता। ऐसा फील होता है, आप कभी अपने जीवन में फील करके देखना। जब आप गाड़ी चलाना जानते हो तो आप सड़क पे चल रहे हो ना, आपको लगता होता है कि गाड़ी नहीं मैं चल रहा हूं। कि कहीं कोई स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर से गुजर रही होती है ना, आप अपने आप को ऐसे ऊपर करके क्या कर रहे होते हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं स्पीड ब्रेकर से चल रहा हूं। आपकी जो कॉन्शियस है वो कहां तक एक्सटेंड हो गई, गाड़ी तक एक्सटेंड हो गई। अब आपके भीतर क्या नहीं रहा, गाड़ी को, और आप अपने आप को क्या नहीं मानते, अलग नहीं मानते। आपका उसके साथ में क्या हो गया, जुड़ाव हो गया। अब गाड़ी आपके भीतर तक उतर चुकी है, आपके अंदर इंटरनलाइज हो चुकी है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वैत से अद्वैत होना। और जब आप अद्वैत में आते हो, मतलब जब आप सीख जाते हो, पूरा समझ जाते हो सब कुछ, तो वो जो समझ है वो आपको कहां स्थिर कर देती है, एक में स्थिर करती है, परिपूर्णता की तरफ स्थिर करती है। और यही जो परिपूर्णता वाली स्थिरता है आपके मन को क्या करती है, शांत करती है। जब आप गाड़ी चलाना एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाते हो, समझ जाते हो, क्या अभी भी आपको डर लगता है, अभी भी आपके मन में शंका पैदा होती है? कहीं पर भी लेके चले जाओ ना, अगर सड़क पे जाओ, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाओ, क्या उन सब जगहों पे आपका मन विचलित होता है? बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम समझ गए इस गणित को। वही सेम चीज मन के साथ में है। जब आप इस मन के गणित को पूरा समझ जाते हो, सही तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो यही समझ इन दो के भेद को क्या कर देती है, मिटा देती है। और जैसे ये दो का भेद मिटता है, आपका मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्योंकि इन दो का भेद नहीं रहा तो गति नहीं रही, और गति नहीं रही तो अब क्या आ जाता है हमारे भीतर, ठहराव आ जाता है। यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस ओवर थिंकिंग को खत्म करने का। और इसके लिए हमें सीखना होता है, इसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। और वो अभ्यास हमारा निरंतर चलता है, हमारे डे टू डे लाइफ में चलता है। जब आप सीबीटी का कंटिन्यूअस अभ्यास करते हो डे टू डे लाइफ के अंदर, कॉग्निशन को सही कर रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो, कॉग्निशन को सही कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, धीरे धीरे ये आपको द्वैत से किधर ले आता है, अद्वैत की तरफ जोड़ देता है आपको। जब मैं डॉक्टरी सीख रहा था शुरुआती दौर में, तब मुझे यूं लगता था कि मैं भूल जाऊंगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वो कैसे कर पाऊंगा। उस समय क्या था, डर था। ये क्या था, द्वैत, दो हिस्से थे। मुझे लगता था डॉक्टरी अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन जब आप सीखते चले जाते हो, सीखते चले जाते हो, जब आप पूरी तरह से सीख जाते हो, एक समझ पैदा हो जाती है, आधारभूत समझ जब आपके भीतर पैदा हो जाती है, सीखना आपका जीवन भर चलता है, लेकिन जब आपके भीतर आधारभूत समझ आ जाती है, वो समझ जो है वो द्वैत से आपको किसकी तरफ ले आती है, अद्वैत की तरफ ले आती है। अब मुझे और डॉक्टरी के अंदर कोई मुझे भेद मालूम नहीं होता। मुझे लगता है मेरे भीतर ही है वो सब कुछ। मैं अगर रात को भी मुझसे कुछ पूछेगा तो भी मैं किसकी बात करूंगा, मेडिकल साइंस की बातें करूंगा। लेकिन पहले मुझे ये सब रटना पड़ता था, उसके ऊपर मैं लगातार क्या ले रहा था, एक्शंस ले रहा था। तो हमारे जीवन के दो फेज है। एक फेज तो जब आप सीखे हुए नहीं हो, तब तक तो दो हिस्से हैं। एक फेज जब आप सीख जाते हो, तब सिर्फ क्या है, एक। तो द्वैत कब तक है, जब तक आप सीखे हुए नहीं हो, तब तक आपको चीजें अपने से क्या मालूम पड़ती है, अलग मालूम पड़ती है। लेकिन जब आप सीख जाते हो, तब आपको क्या लगता है कि वो मेरे भीतर ही है, अब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो कर रहा हूं ना, उसी में मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है,
चालू है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। जो जीवन है इतनी बड़ी प्रयोगशाला है मेरा जीवन, तो मैं उन्हीं प्रयोगशाला के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, प्रतिदिन प्रयोग कर रहा हूं, उन्हीं प्रयोग से मैं क्या हो रहा हूं, सीख रहा हूं। हम सब इसी फेज के अंदर आ जाते हैं, और वही जो फेज है वो हमें किससे मुक्त करता है, ओवर थिंकिंग से फ्री करता है। वो इन दो के भेद को मिटाता है, एक के अंदर क्या करता है, स्थिर करता है। मेकअप कर लेने से आपके भीतर की सुंदरता बदल जाएगी क्या? चेहरा तो वही रहेगा। जिस दिन वो मेकअप उतरेगा, ध्यान किस पे जाएगा, वापस उसी पे जाएगा। तो वो जो ध्यान जिस अधूरेपन पे जा रहा है, अगर उस अधूरेपन को सही कर लिया जाए, तो क्या हमें बार बार मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब मुझे लगे कि मैं जहां जाता हूं वैसा एकदम बढ़िया हूं, वैसा एकदम क्या हूं, सही हूं, प्रकृति ने जैसा मुझे बनाया एकदम बढ़िया बनाया, जब ये मेरे भीतर से बात आने लग जाए, तो मुझे फिर किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। समझ पा रहे हो इस चीज को? यही एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमारी ओवर थिंकिंग को क्या करता है, खत्म करता है। और ये प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं। क्योंकि हमने अपने आप को बहुत सारे तर्कों के साथ में राजी किया हुआ था। सर वो देखो ऐसा कहते हैं ना, सर उन्होंने देखो ऐसी बात बोल दी, सर देखो वो ऐसी बात बोल दी। लोग तो यही बातें बोलेंगे ना। फंस हम रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को हम पहचाने। बातें हमेशा यही रहेगी, आपके पास में लोग हमेशा आपको ये सलाहें देते रहे। क्योंकि जब आप किसी को सलाह देते हो, तो मुझे यूं लगता है कि जिस सलाह पे मैं चल रहा हूं ना, वो सलाह सही है, तो मैं अपने इस सलाह की क्या बनाऊंगा, कम्युनिटी बनाऊंगा। जब मैं इस सलाह की कम्युनिटी बनाऊंगा, तो उस कम्युनिटी के अंदर मुझे क्या फील होगा, अच्छा फील होगा। क्योंकि जैसे मैं उनको सलाह दे रहा हूं, अगर वो मेरी सलाह पे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे भीतर क्या पैदा होगी, मेरे भीतर और ऐसा लगेगा, अच्छा मेरी सलाह को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तो मेरे अपने सही का ठप्पा क्या होता है, बढ़ता है। तो मेरे भीतर कॉन्फ्लिक्ट कम पैदा होता है। तो हर कोई हर तरह की सलाह क्या है, देने के लिए तैयार बैठा होता है। क्योंकि अगर कोई उस सलाह को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो मैं ज्यादा सलाह नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मेरे भीतर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से, यार मैं सलाह क्या, एक प्रकार का प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं कहीं गलत प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा। तो मैं फिर सलाह देना क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी सलाह को मानने वाले क्या हो, ज्यादा हो। तो हर व्यक्ति की यही क्या रहती है, कोशिश रहती है कि वो तो सलाह देगा ही देगा ना। हम यूं कहें कि वो सर ऐसी सलाह क्यों देते हैं, वो ऐसी बात क्यों बोलते हैं, वो ये बात क्यों बोलते हैं, उन्होंने ऐसी बात बोल दी, मैं उन गुरुजी के पास गई थी, उन्होंने ऐसी बात बोल दी, वो स्पीकर ऐसी बात बोल गया। सब अपने अपने हिसाब से तो बोलेंगे ही बोलेंगे, सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, जैसा वो अपने भीतर महसूस करते हैं। चाहे वो आपको मन के बारे में बोले, चाहे वो जीवन के बारे में बोले, चाहे वो अध्यात्म के बारे में बोले, चाहे वो धर्म के बारे में बोले, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस तो देंगे ही देंगे। लेकिन हमें इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तभी हम इससे क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। बोलने वाले हमेशा रहेंगे, उनसे हमें ये नहीं करना कि वो अगर ना बोले तो कितना बढ़िया रहेगा, वो अगर ये ना कहे तो कितना बढ़िया रहेगा। सूचना का जमाना है, सूचना की क्रांति है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन चल रहा है। हर जगह इतनी इंफॉर्मेशन, आप ना बोलो मोबाइल खोलो सब कुछ आ जाएगा आपके पास में। तो वो आएगा ही आएगा। आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बातें ना बोले जो मुझ तक ना पहुंचे। सिर्फ हम वो मोटिवेशन सुने सुने जा रहे हैं, पूरे दिन वीडियो सुनते रहते हैं, हमें लगता है कि हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं, करते हम कुछ भी नहीं, है ना। मान लो मैं किसी गुरु को पकड़ लेता हूँ, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ लेता हूँ, और मैं पूरे दिन क्या करता रहता हूँ, वो वीडियो ही सुनता रहता हूँ, उनकी बातें ही सुनता रहता हूँ। तो जब तक वो सुन रहा हूँ, तब तक मेरा मन बहल रहा है। जैसे हम छोटे टाबर को एक बहलाते हैं ना, अरे बेटा तुम तो मेरा राजा बेटा हो, मेरा शेर बेटा हो, शेर को ऐसा थोड़ी हो सकता है। बेटा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, मन बहल जाता है। हम भी अपने मन को क्या करते रहते हैं, यहाँ पे बहलाते रहते हैं उनकी बातें सुन के, कि मैं भी शेर बेटा हूँ, है ना, मैं भी राजा बेटा हूँ। मन बहलाने से भी थोड़ी देर के लिए क्या मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। उससे कोई बदलाव भीतर नहीं आया, सिर्फ ये बाहर का एक थॉट है और कुछ भी नहीं है। चला जाता है तभी तो हमें, क्योंकि हमने अपने आप को इन सब चीजों पे राजी किया हुआ होता है। राजी करने के तरीके हैं कि सर देखो मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, वो इसलिए बात बोल रहे हैं इसलिए चले जाते हैं। आप उनकी बातों को ही अलाउ करते हो जिनको आपने ऑलरेडी अलाउ कर रखा होता है, तो फिर उनकी बातें आपको प्रभावित करेगी।
वो जैसे सजेशंस देंगे वो सजेशन आपको अफेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि सड़क चलता व्यक्ति जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो अगर आपको कोई भी सलाह देगा कि आपको घर में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मानोगे क्या उसकी बात? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि उसका अपने भीतर पहले से कुछ गया हुआ नहीं है। हम उसकी किसी किसी भी बात से राजी नहीं है, तो फिर हम उसकी बातों पे कन्विंस नहीं होते। हम उन्हीं की बातों से कन्विंस होते हैं जिनका हमारे अंदर पहले से कुछ ना कुछ गया हुआ है ना? कोई ना कोई, हम जब परेशान होते तो किसी ना किसी बात के अंदर हमने उनकी बात सुनकर अपने आप को किया था, राजी किया था, अच्छा फील करवाया था। तो हम अगर मान लीजिए कि उनकी दूसरी बात के लिए अपने आप को राजी ना करें, तो पहले वाली बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो हमारा उनको लेके भी अपने भीतर क्या पैदा हो जाता है? द्वंद पैदा हो जाता है। इसलिए वो अगर कोई भी बात हमसे बुलवाते हैं, तो हम उनकी बातों पे क्या भर देते हैं? हाँ हाँ भर देते हैं, क्योंकि ना नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले इनकी बात हमारे अंदर गई हुई है, उस बात को हमने सही ठहराया था। अगर अभी ना कर दूंगा तो उस बात के प्रति मेरे भीतर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसीलिए जो फॉलोवर्स होते हैं, वो जिसकी बात सुन रहे होते हैं, वो उसको जिसको फॉलो कर रहे होते हैं उसको एकदम सही मान रहे होते हैं। अगर मान लो वो कोई गलती भी कर दे और दूसरा अगर गलती के लिए बोल दे कि भाई साहब ये गलत है, तो फॉलोवर क्या आ जाते हैं? लड़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसे कैसे? वो लड़ गलत के लिए नहीं लड़ रहे कि उसने गलत बोला, वो लड़ इस बात के लिए रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो दिमाग में क्या जाएगा कि ये क्या है? गलत है। और मैंने अभी तक इतनी सारी गलतियां की, तो वो जो खुद मैंने जो गलतियां की उनके प्रति मेरे भीतर क्या पैदा होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो मेरे भीतर क्या पैदा करता है? अनईजीनेस पैदा करता है। उस अनईजीनेस से बाहर निकलने के लिए मैं फिर अपने, वो जो पर्सन है जिसको मैं फॉलो करता हूं, मैं उसको क्या करता हूं? सही ठहराता हूं, उसके फेवर में तर्क देता हूं, नहीं ये सही है। क्योंकि मेरे भीतर क्या पैदा हो रही है? अशांति पैदा हो रही है। मेरे भीतर वो जो आनंद मिल रहा था ना उसको सुनने से, वो आनंद अब मुझे नहीं मिल रहा, तो उसके चक्कर में मैं फिर क्या करता हूं? उसको सही ठहराता हूं। आप देखिए, पार्टियां जो होती है, उनके जो सुप्रीमो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन जो फॉलोवर है वो हमेशा उस सुप्रीमो को क्या बोलेंगे? नहीं सही है। क्योंकि वो अगर उसको गलत बोल देना तो भीतर क्या पैदा होता है? अशांति, प्रलय पैदा हो जाती है। त्राहिमाम त्राहिमाम होने लग जाता है। वो जो त्राहिमाम है ना, वो बड़ा पेन देता है। वो पेन आपके भीतर क्रांति भी पैदा कर सकता है। अगर आप उस पेन को क्या कर लेते हो? सहन कर लेते हो, उस पेन के साथ में रह जाते हो। लेकिन वो जो पेन आप सहन नहीं करते, तो आप जो जिसको फॉलो कर रहे हो उसके बारे में अगर कुछ भी गलत बोला जा रहा है, तो फिर आप उस चीज को क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो, ताकि आपके भीतर अनइजीनेस पैदा ना हो। वो इसलिए आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे उसको कि किसी ने उसके बारे में गलत बोला, वो इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपके भीतर क्या पैदा कर रहा है? अशांति पैदा कर रहा है। तो आप देखिए फॉलोवर्स की किस तरह का झगड़ा हो जाता है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का क्या बन जाता है? दुश्मन बना हुआ है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की बातों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी बातें सुन लेता है तो उसके मन में क्या पैदा होती है? शंका पैदा होती है कि यार मैं जिसको अब तक मैं फॉलो करते आया हूं, इसका मतलब उसने कुछ गलत चीजें की है। तो वो खुद की गलती की तरफ जब उसका ध्यान जाता है, वो बहुत असहजता पैदा करती है। तो मैं खुद गलत नहीं हूं, तो मैं जो अब तक कार्य किया है वो भी गलत नहीं है, तो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं वो भी गलत नहीं। इसीलिए ज्यादातर जो चीजें हैं कि एक ग्रुप के जो भी संविधान है, दूसरे ग्रुप के जो भी संविधान है, हमेशा जो उस ग्रुप के फॉलोवर्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन बने होते हैं, लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के संविधान को ना पढ़े। क्योंकि अगर पढ़ेगा तो भीतर क्या पैदा होती है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। लेकिन अगर हॉलिस्टिक ज्ञान लेना है, पूरी समझ लेनी है, तो सबको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। तभी आपको क्या मिल पाएगी? मुक्ति मिल पाएगी। ये जो भीतर असहजता पैदा होती है, जो प्रलय पैदा होती है, उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि नहीं इसके अलावा मैं कुछ सुनूंगा नहीं, तो फिर ये आपके भीतर जब दूसरी तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी, तो वो आपके भीतर क्या पैदा करेगी? टेंशन पैदा करेगी, तनाव पैदा करेगी, असहजता पैदा करेगी। तो आप फिर क्या करोगे? उन सब बातों से दूर जाने की कोशिश करोगे। क्लियर है ये? फॉलोवर्स क्यों लड़ते हैं? लड़ते हैं ना, आप देखो, आप किसी पे कमेंट डालो, फॉलोवर्स की फौज तैयार हो जाती है। ऐसे कैसे कह दिया हमारे इनके बारे में? नहीं सुनना क्यों? सुन लिया, सबको सुनो ना। सुनने में दिक्कत नहीं है। आप जब इस बात पे ठप्पा मार देते हो ना कि ये जो बोल रहा है वो एकदम क्या है? सही है, मेरी परिस्थिति पे क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। वो जो लागू हो रहा है वो चीज आपके दिमाग में एंटर होती है। मुझे यूं लगता है ये चीज मेरे काम की है। आप कहीं पर भी मार्केट में जाते हो, आपके सामने 10 दुकानें हैं, है ना?
आप किस दुकान में घुसोगे जहां आपको यह लगेगा कि इस दुकान के अंदर मेरे लायक क्या है, सामान है, जिस चीज की मुझे जरूरत है वो यहां पे मिल रहा है, तभी तो आप उस दुकान के अंदर एंटर होगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं, इसके अंदर तो वो चीजें नहीं है जो मुझे चाहिए, तो क्या आप उस दुकान के अंदर एंटर होते हो क्या? एंट्री कब होती है? जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन अगर आप उस दुकान में घुसने से पहले अगर आप ये प्रश्न करते हो कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यहां पर वो सामान है जो मुझे चाहिए, जो मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग यहां पे है, उसके फेवर में मेरे पास में क्या एविडेंस है, उसके फेवर में मेरे पास में क्या प्रूफ है, क्या मेरे पास में ऐसा तर्क है? अगर मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछता हूं, अगर ये क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट करता हूं, तो एक बार के लिए वहां पे क्या लग जाएगा? रुकावट होगा। तो क्या मैं उस दुकान में घुस पाऊंगा क्या? जब तक मेरे पास में तर्क नहीं घुसूंगा। कोई भी किसी को भी आप सुन रहे हो, अगर आप उस जो सुन रहे हो उसके ऊपर अगर आप प्रश्न क्रिएट करते हो कि ये मेरी परिस्थिति में किस तरह से लागू होता है, आपकी परिस्थिति में वो लागू हो कैसे सकता है? वो तो किसी और का अनुभव है। आपकी परिस्थिति में आपका खुद का पार्ट जो वो काम में आने वाला है, दूसरे का एक्सपीरियंस काम नहीं आने वाला है। अगर आप इस बात पर प्रश्न पैदा करते हो तो वो जो दूसरे की बात जो दिमाग में घुस रही थी ना, वो नहीं घुसेगी। किसी की नेगेटिव बात जो आपके दिमाग में घुस रही है, सीधी चली जा रही है, वो नहीं जाएगी। जब आप उसके ऊपर क्या पैदा करते हो? प्रश्न पैदा करते हो। उसके साथ मेरे साथ में ऐसा होगा, इस बात का एविडेंस क्या है? उसके साथ में हार्ट अटैक आया, मुझे आएगा, प्रूफ क्या है मेरे पास में? मेरा तो सब कुछ ठीक है, तो ये बात तो मेरे पे लागू नहीं होती। तो आप क्या कर रहे हो? उसको रिजेक्ट कर रहे हो। आप एक अपने आसपास एक मजबूत घेरा पैदा कर रहे हो। लेकिन अगर मैं इस बात पे उन्हीं यहां पे मेरे लायक है, तो आप उसके अंदर घुस जाओगे, वो बात आपके अंदर घुस जाएगा। क्योंकि बातें तो हम चारों तरफ किससे गिरे हुए हैं? सूचनाओं से गिरे हुए हैं, बातों से ही तो गिरे हुए हैं। हर कोई बोलने के लिए तैयार है, हर कोई समझाने के लिए तैयार है, क्योंकि समझने वाले बहुत है, सुनने वाले बहुत है, तो बोलने वाला क्यों नहीं बोलेगा? वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो बोलने वाले को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो शब्द बोले जा रहे हैं, वो शब्द आपके केस में लागू है या नहीं है, आपकी रियलिटी के साथ में है या नहीं है, इस चीज को क्या किया जाए? चैलेंज किया जाए, इस चीज को तोड़ा जाए। तो फिर इस चीज से क्या है? हमारा बचाव संभव है।